नहीं, हमारा कैंडिडेट का जो सिलेक्शन था बहुत अच्छे हमने प्रत्याशी दिए थे। और उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरा संगठन ने ताकत से मेहनत की। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 166 सीट जीती और हमारे कुछ विधायकों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, इससे माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और गया। लेकिन चुनाव में हार जीत होती है। मध्य प्रदेश में हमारा बेहतर प्रदर्शन की हम उम्मीद लगाए बैठे थे, वैसा अभी हमें दिख नहीं रहा। आने वाले समय में हमारे अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने संगठन को दुरुस्त करने की, और आने वाले समय में कांग्रेस मध्य प्रदेश में विधानसभा जीते, लोकसभा चुनाव जीते, इसकी तैयारी कर ली है। लेकिन जो लोग कहते थे कि अब की बार 400 पार, 370, जो दम्भ और अहंकार मोदी जी का था, जो तानाशाही प्रवृत्ति मोदी जी की थी, आज देश के मतदाता ने उसको नकार दिया है। और आज देश के मतदाताओं ने ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता बहुत ताकतवर होती है, जनता ही भगवान होती है। और मोदी जी जो खुद को भगवान कहने लगे थे, उनको आईना दिखाने का काम इस देश जी की महान जनता ने जी। किया। वंदना त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, मध्य प्रदेश में तो पूरी 29 की 29 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेकिन यहाँ पर सवाल जो ये खड़ा हो रहा है वो ये कि पूरे देश भर में क्या हुआ, खासतौर से यूपी में क्या हो गया, वहां किस चीज की कमी रह गई? वहां से तो एक बड़ा झटका एक तरीके से लग रहा है। जी, सभी को, पैनल को नमस्कार। देखिए, अभी जो हमारे सामने रुझान आ रहे हैं ये अभी स्पष्ट शाम तक होगा। कहीं ना कहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से प्रवक्ता जी हूं, तो मध्य प्रदेश में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कार्य किया है, जो बूथ लेवल माइक्रो मैनेजमेंट हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का रहा है, या हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जिस प्रकार से ताबड़तोड़ रैलियां करी हैं, संवेदनशील निर्णय लिए हैं, उन पर जनता ने अपना विश्वास दिखाया गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, हो सकता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूं, लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हो सकता है वहां पे कुछ लूप होल्स रह गए हों, जिसकी वजह से कुछ कैंडिडेट्स हमारे पीछे चल रहे हो। पर मुझे उम्मीद है कि शाम तक स्थिति स्पष्ट होगी और उत्तर प्रदेश में भी हम बहुमतों के साथ विजयी होंगे। चलिए, रत्नाकर जी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। रत्नाकर जी, देश के रुझानों पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। देखिए, कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उसने बीजेपी का खेल तो बिगाड़ दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि लोकतंत्र में एक दिलचस्प जनादेश यहाँ पर देश की जनता ने दिया है कि भाई आप भी आगे बढ़िए और आप भी आगे बढ़िए, क्योंकि इसके पहले तक हम देखते थे कि बीजेपी एक तरफा दिखाई देती थी। रत्नाकर जी। यह निश्चित रूप से ये चुनाव का नतीजा, अंतिम नतीजा चाहे जो भी आए, लेकिन जो एक सूरत हमको बनती दिख रही है कि विपक्ष के रूप में भी सरकार को एक कड़ी टक्कर मिल रही है, एक बड़ी चुनौती मिल रही है। मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बहुत शुभ संकेत होता है, क्योंकि मजबूत विपक्ष का होना किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की बहुत अच्छी सेहत का परिचायक माना जाता है। जितना मजबूत विपक्ष होगा उतना ही अच्छा सरकार पर उसका नियंत्रण रहेगा, उतने ही सरकार को सोच समझकर काम करने पड़ेंगे। अब जहाँ तक बात आ रही है इस तरीके की कि अब अंतिम निर्णय क्या होगा, अंतिम नतीजे क्या आएंगे, या उसके बाद एनडीए को कितनी सीट्स मिल पाएंगी, वो सारी चीज़ें शाम तक क्लियर हो सकेंगी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मतदाता ने इस चुनाव में कम से कम अपने विवेक का, अपनी सोच का और अपने निर्णय को ठोक बजाकर लेने का मादा दिखाया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीते लोकसभा चुनाव में या उसके पहले वाले लोकसभा चुनाव में मतदाता ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जो एक लहर माना जाता है, जो एक आंधी मानी जाती है, जो इसमें 2019 में रहा, जो 2014 में रहा, कि मोदी जी की आंधी चल रही है पूरे देश में, मोदी फैक्टर इस चुनाव में भी हावी रहा। 2024 के बावजूद उसके मतदाता ने जिस तरीके से का अपना जनादेश का भी परिचय दिया है, जो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है, उसको देखकर भाजपा को अब ये सोचने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि उसके अब माइक्रो मैनेजमेंट में, हालांकि इस पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट में आज भी कोई जवाब नहीं है बाकी दलों की तुलना में। अगर हम बात करें तो चुनाव मतदान केंद्र तक, बावजूद उसके ऐसी कौन सी कमी रह गई, चाहे पर अब उत्तर प्रदेश की बात कर लें या दीगर किसी और राज्य की, जहां
अमेठी में जैसे बड़ा सरप्राइजिंग है कि स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, तो इस तरीके की जहां पर स्थिति हो तो वहां पर ऐसा क्या रह गया, ऐसी क्या कमी रह गई, ऐसी क्या चूक हो गई, या ऐसी कौन सी चीज को वो लोग नजरअंदाज कर गए? बिल्कुल रत्नाकर जी। रिजवान भाई, अगर आप दिखा पाए दर्शकों को कि मुख्यमंत्री जी भी हमारे एनडीटीवी से ही जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं चुनाव के और चाय पर चर्चा करने की हम शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। जी, आपका भी अभिनंदन है। बाबा महाकाल की नगरी से पूरे आपकी चैनल पर पूरे देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आनंद भी ले रहा हूँ, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो वो अपनी आंखों के सामने देख भी पा रहा हूँ। जो आंकड़े बता रहा है कि फिर एक बार मोदी जी की सरकार बन रही है, तो दोहरी खुशी है। एक तरफ तो बहुमत के आगे आप जा ही रहे हैं, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप का जो कहा था आप लोगों ने कि 29 कमल गिफ्ट करेंगे मोदी जी को, वो होता दिख रहा है। निश्चित रूप से ये चमत्कार हुआ है, और हमने सबने मेहनत की थी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था कि हर बार 75 साल से कांग्रेस हमेशा छिंदवाड़ा हमारे हाथ में नहीं आने देती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मोदी जी की सरकार बनने में हम छिंदवाड़ा भी उनको जीत के दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नकुलनाथ जी काउंटिंग सेंटर छोड़ के चले गए, कमलनाथ जी ने हार स्वीकार कर ली है। तो स्वाभाविक रूप से अगर 60,000 से हार रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको इस बात बचा क्या है, क्योंकि कांग्रेस थोड़ा भी समझेगी तो ध्यान में आएगा, जनता ने प्रदेश से कांग्रेस को नकार दिया। एक लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बहुमत के थोड़ा सा पीछे ही बीजेपी दिख रही है, और खास करके आप भी गए थे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह, वहाँ पर काफ़ी कम सीटें को। एक बात बताना चाहूँगा कि स्वाभाविक रूप से चुनाव जब होता तो हर एक राज्य में जाना, हर एक क्षेत्र में जाना। मैं 12 से ज़्यादा राज्यों में लगा हूँ। माननीय मोदी जी ने लगातार कैंपेन किया है, और पहली बार ऐसा हो रहा कि एक गैर कांग्रेसी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर ऐसी इतनी अच्छी बहुमत के साथ बन रही है, जहाँ बहुदलीय व्यवस्था थी 2014 के पहले। लेकिन आज ये एनडीए के गवर्नमेंट तीसरी बार बनना, ये वाकई बहुत बड़ी। माननीय मोदी जी पे जनता 100 करोड़ जनता का वोट है इस सरकार के साथ, और कल तक कांग्रेस और सारे लोग कह रहे थे कि इनको किसी हालत में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इनकी सरकार नहीं बनेगी, कितने दावे किए थे, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली सरकार बन रही। एक आखिरी सवाल, तो लगता है कि शाम होते होते नतीजे बदलेंगे और कुछ नहीं, और बढ़ते जाएंगे, बीजेपी की सीटें और बढ़ेगी, मुझे पूरा भरोसा है। भाजपा की सरकार भी बनेगी और हमारा बहुमत भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, एनडीटीवी पर आश्वस्त है बीजेपी की सरकार भी बनेगी और ये आंकड़ा भी बढ़ेगा, और तीसरी जीत जो है ये ऐतिहासिक जीत है। जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई ऐसे प्रधानमंत्री जो तीसरी दफ़े सरकार बनाने जा रहे हैं भारत की। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो बिल्कुल कई रिकॉर्ड्स इसके बाद टूटेंगे, जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जो कि बात कर रहे थे मोहन यादव से, और खुशी से गदगद थे मोहन यादव, चाय की चुस्की ले रहे थे, साथ ही अपनी जो खुशी है वो शेयर कर रहे थे, और जैसे जैसे उनका ये कहना था कि वक्त आगे बढ़ेगा, सीटें और बढ़ेंगी। रत्नाकर जी, मेरा सवाल आपसे है, इन चुनावों में राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर आप मानते हैं? राम मंदिर का फैक्टर तो इस चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करने वाला माना जा रहा था, लेकिन जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो पूरा इस गतिविधि का केंद्र रहा, जो सबसे बड़ा जिसको मरकज कहते हैं उर्दू में, वो रहा, वहाँ के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, तो उसको देखते अब ये सोचना पड़ेगा कि राम लहर यदि देश के बाकी हिस्सों में बीजेपी के काम आ गई है, तो ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में ही राम जी जो है इस पार्टी का बेड़ा पार करने की स्थिति में नहीं नजर आए। राम मंदिर का मुद्दा हावी रहा था, और आप इस बात को देखिए कि बीजेपी शुरू से ही, इस चुनाव के पहले से ही, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब भी, और लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पर जो बैनर होर्डिंग पोस्टर्स लगते थे बीजेपी के, उनमें अधिकांश जगह ये लिखा जाता था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश रही थी कि राम लहर को भुनाने की वो कोशिश करे, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि खुद इस पार्टी ने भी महसूस किया, बीजेपी ने, कि केवल राम मंदिर के इशू के सहारे उतना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर आप देखिएगा कि बाद में कैसे चीज़ें चेंज होती चली गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस हिसाब से कई स्टैंड चेंज किए, जैसे मुजरा वाली बात बीच में आ गई, या आरक्षण को लेकर बात आ गई, और मोदी जी ने बिल्कुल खुलकर इस चीज़ को कहा कि आरक्षण का जो पिछड़े वर्ग जो है, या जो SC ST का जो तबका है, इसके आरक्षण से मुस्लिम वर्ग को जोड़ने देने की कांग्रेस की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे।
तो जो एग्रेसिवनेस बाद के चुनाव अभियान में आती चली गई, इश्यूज को लेकर बीजेपी की तरफ से, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, उसको देखकर ये महसूस तो होने लगा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को महसूस रियलाइज कर रही है कि राम मंदिर का मुद्दा शायद उतना प्रभावी नहीं हो पाए जितना इस पार्टी को उम्मीद थी कि चुनावी साल में या चुनावी साल से जरा पहले हमने मंदिर की स्थापना कर दी तो हमें उसका बहुत व्यापक पैमाने पर लाभ मिल जाएगा। तो उसके चलते इश्यूज चेंज होते चले गए और इश्यूज के चेंज होने का फिर ये जो असर अब हमारे सामने नजर आ रहा है वो यही कहता है कि राम मंदिर उतना कम से कम कारगर नहीं रहा जितना बीजेपी सोच कर चल रही थी या जितना इस पार्टी बिल्कुल को रत्नाकर जी, ये देखने को मिल रहा है यूपी के रुझानों में साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि राम मंदिर के नाम पर वोट बटे नहीं हैं। चलिए प्रदीप जी का रुख कर लेते। प्रदीप जी, बीजेपी में कांग्रेस का जो आयात हुआ, यानी कि ज्वाइनिंग की मैं बात कर रही हूँ, जो तमाम विधायक सांसद बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो क्या लगता है ये भी एक वजह रही कि एक सीट छिंदवाड़ा जो अभेद किला थी आपकी, उससे बीजेपी भेद कर चली गई? देखिए, छिंदवाड़ा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी ने पूरी ताकत झोंक दी, किस तरीके से कांग्रेस के विधायक को तोड़ा गया, किस तरीके से महापौर को, वहां के पार्षदों को और जो नेताओं को कांग्रेस पार्टी में डरा के, धमका के, लालच से जिस तरीके से भाजपा ज्वाइनिंग करा गई, ये पूरा प्रदेश और देश देख रहा था। ये कहीं ना कहीं पूरे छिंदवाड़ा के अंदर एक नकारात्मक संदेश जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को शामिल कराया, तो उसका भी हमें नुकसान हुआ है। और छिंदवाड़ा आज हम लोग पीछे हैं, तो निश्चित रूप से जो ज्वाइनिंग हुई थी उसका हमें भुगतना पड़ रहा है। तो वंदना जी का रुख कर लेते। वंदना जी, देखिए प्रदीप जी भी इस बात को मानते हैं कि उनकी पार्टी के जो विधायक सांसद आपकी पार्टी में आए उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला है, क्या आप इस बात को मानती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से छिंदवाड़ा को अपना एक अभेद किला मानती रही है और वो ये सोचती रही है कि छिंदवाड़ा उनकी बपौती है।